अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप जो ये सेकंड लेक्चर के अंदर डॉक्यूमेंट्स बता रहे थे वो वहाँ तक अपडेटेड वाला हमारे पास अभी तक नहीं आया। हमारे पास जो फर्स्ट में आपने जो भेजा था ना इसमें द क्लाइंट ईयर तक था वो वही तक वाला है। तो क्लाइंट एयर के बाद कौन सा हमने पढ़ा था? वो 3 टायर आर्किटेक्चर। यस सर, यस सर। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ वो आपसे। थैंक यू। और सर मैंने आपसे पूछना है आज रिक्वायर्ड तो नहीं है कि आपके पास जो क्या नाम है क्या कहते हैं इसमें C# आपके लैपटॉप पे अगर रन हो रही हो, क्योंकि इस टाइम मैं Ubuntu ऑन किया मेरा विंडोज जो है अपडेट होने वाली है, मैं इस टाइम लिनक्स यूज कर रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा तो था कि आप कर लीजिएगा। नहीं इंस्टॉलेशन वगैरह रेडी हूँ, सारा कुछ पड़ा है, लेकिन विंडोज को मैं स्विच करूँगा ना उसके ऊपर विंडोज के ऊपर, तो उसमें पहले अपडेटिंग के लिए टाइम ले लेना, तो होप्स के हाफ एन आवर लग जाएगा। तो इस टाइम मैं कह रहा हूँ आज लिनक्स के ऊपर ही ले ज़ूम चलाया हुआ मैंने। चलिए ठीक है, ओके सर। लेकिन उसमें फिर वो प्रैक्टिस वगैरह अगर करनी पड़ी तो कैसे करेंगे? जी मैं यही बात करता हूँ, वो प्रैक्टिस के लिए इशू होगा ना मुझे, नहीं तो आज के लेक्चर के लिए मुझे थोड़ा सा होगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं ओपन रखूंगा। ठीक है जी। सर ये C# हम कंप्लीट करेंगे? कंप्लीट तो मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कंप्लीट तो शायद 2 साल में भी ना हो ये कंप्लीट जो है इतनी। मतलब कितनी कर लेंगे हम? यार इसमें मुख्तलिफ चीजें हम स्टार्ट करेंगे। एक तो है ना कि इनिशियल होता है कि आपको सिंटैक्स भी ना आता हो, वो चीजें भी साथ साथ आपने वो तो खुद करनी है, लेकिन मैं आपको रहनुमाई करता रहूंगा साथ साथ, जो आप मुझसे पूछते रहेंगे। तो बाकी जो है उसमें हम जो आपकी कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक चीजें जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है सर। GCR आ गया? सर मैं CR ही हूँ। जी जी ठीक है। शेयर अटेंडेंस का जरा जब मैक्सिमम लोग आए तो स्नैपशॉट ले लीजिए। जी सर मैं ले लूंगा इंशाल्लाह। स्क्रीनशॉट। जी सर। अच्छा बच्चों, आज जो है वो हम जो है वो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको ASP.NET के जो कंट्रोल्स हैं उनके बारे में, कि ASP.NET के कौन से कंट्रोल्स हैं। अभी कुछ वेट कर लें या क्या ख्याल है? अभी 19 लोग हो गए हैं वैसे। सर 2-3 मिनट देख लें, अभी तकरीबन 30 बच्चे हो जाते हैं। जी जी मैं देख लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। थैंक यू सर। बस लिंक हमारा वही रहेगा, तो उसको आपने ज्वाइन कर लेना। जैसे मैं मैसेज करूँ उसके बाद ज्वाइन कर दिया करें, क्योंकि उससे पहले आप ज्वाइन करेंगे तो फिर फिर मीटिंग नहीं स्टार्ट होगी तो आप ऐड नहीं हो पाएंगे उस वक्त। आप लोग सब लाहौर के ही हैं सब लोग? यस सर। नो लेकिन सर, कुछ दूसरे शहरों से भी हैं। नो सर। सरगोदे के तो नहीं है ना कोई के हैं बीच में? नो सर। नहीं सर। यानी कि आपने असल में उस मतलब लाहौर के लिहाज से जो एडमिशन लिए थे आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आपकी तरफ से आवाज आ रही है? किस चीज की? सर थोड़ी सी मतलब कानों को लग रही है वो आवाज।
फैन की आवाज लग रही है मुझे। अच्छा, वो मैंने स्लो किया हुआ, इसकी आवाज मैं करता हूँ उसको कंट्रोल। ओके सर, थैंक यू। सर सरगोदा में सर्दियां आ गई हैं? सरगोदा पेरिस में? नहीं, सरगोदा में जल्दी आ जाती है ना, इसलिए पूछा। इतने इतने नहीं आती। ये बच्चों, ये इस तरह की डिस्कशन ना करें प्लीज। जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसको। ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स, ये क्या चीजें हैं? असल में हमारे पास जो ASP.NET है, ASP एक्टिव सर्वर पेजेस .NET, ये अब फ्रेमवर्क है। पहले जो था हमारे पास ASP थी सिर्फ, जिसको हम क्लासिक ASP कहते हैं। तो फिर ये उसके बाद इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम .NET फ्रेमवर्क कहते हैं। तो वो वाली ASP जो इस फ्रेमवर्क पे चलती है, उसको हम फिर ASP.NET कहना शुरू हो गए। इसी तरह से पहले VB थी सिंपल, तो VB6 थी, और उसके बाद फिर जब .NET फ्रेमवर्क आया तो उन्होंने VB6 जो है वो स्टार्ट कर दी है। इसी तरह से इसके अंदर J# भी है, और लैंग्वेजेस जी हैं वो भी यूज होती हैं इसके अंदर, आप इस फ्रेमवर्क के अंदर। लेकिन हमने यहाँ पे एक तो ये देखना है कि C# लैंग्वेज यूज करनी है। ASP असल में लैंग्वेज नहीं है, ये याद रखिएगा। ASP जो है वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए जो है वो हम वेब पेजेस बनाते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं। तो असल में लैंग्वेज आपकी इसके पीछे कोई भी यूज हो सकती है। जैसे कि हम कहेंगे कि पेज तो ASP में बना हुआ है लेकिन उसके अंदर लैंग्वेज C# यूज हुई है। पेज तो ASP की टेक्नोलॉजी यूज हुई है लेकिन उसके अंदर VB आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि आप जो बैकएंड पे जो है चीजें, लैंग्वेज जैसे आपने PHP यूज की थी, वो लैंग्वेज जो है यहाँ पे C# यूज हो सकती है या VB यूज हो सकती है। तो हमने जो है यहाँ पे C# लैंग्वेज जो है वो यूज करनी है। ये एक बात यहाँ पे ये हो गई। तो हम जो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की जो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर वेब पेजेस बनते हैं उसको हम ASP कह रहे हैं। तो मैंने जैसे बता दिया .NET का मतलब जो यहाँ पे ये है कि वो फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर इन पेजेस ने एग्जीक्यूट होना है, जिसने इनको चलाना है। तो उसके बाद बात आती है सर्वर कंट्रोल्स। तो सर्वर कंट्रोल से पहले मैं बात बता दूं कि जिस तरह से हमने उस दिन ये बात कही थी कि हमारी दो किस्म की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और दूसरी हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। जो हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जिसकी एग्जीक्यूशन सर्वर साइड पे होती है और उसका जो आउटपुट होती है वो क्लाइंट को भेजा जाती है, और क्लाइंट मतलब यहाँ पे ब्राउजर, और ब्राउजर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करके उस आउटपुट को, यानी वो HTML फॉर्म के अंदर आती है, उस आउटपुट को लेके जो है वो फिर उसको डिस्प्ले कर देता है। इस तरह से यहाँ पे ये काम होता है। तो अब यहाँ पे कंट्रोल से मुराद यहाँ पे ये है कि जो इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस यूज हो रहे हैं, इसके अंदर बटन यूज हो रहे हैं, इसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट जो यूज हो रही है, जितने भी ये चीजें वेब के पेज पे आपको नजर आती हैं जो यूज हो रही हैं, उनको कंट्रोल कहते हैं। तो अब कंट्रोल के अंदर एक सर्वर साइड कंट्रोल्स होंगे और दूसरे जो हैं वो आपके क्लाइंट साइड कंट्रोल होंगे। तो हमने यहाँ पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि ASP.NET के सर्वर कंट्रोल्स के बारे में पढ़ना है। जो बात समझ आई है कि ये सर सर्वर सॉरी जी 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 इंटरप्ट कर रही हूँ, वो एक बच्ची कह रही है सर परमिट नहीं कर रहे उसको, अगर आप कर ले मीटिंग के लिए। सो ठीक है जी, हो गया। सर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है वो थोड़ा सा बता देंगे? जी मैं बता स्क्रिप्टिंग देता हूँ। लैंग्वेज।
हाँ जी, देखिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से जो होती हैं मतलब एक छोटा सा स्क्रिप्ट हम किसको कहते हैं, छोटा सा कोई हिस्सा जो है ना उसका। अब जैसे आप जावा लिखते हैं, जावा जावा जो है, जावास्क्रिप्ट भी आपने सुना है कि स्क्रिप्ट है, ठीक है, यस ये सर। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। असल में ये जब आपकी ये मिक्स करके लिखी जाती है ना, कि दरमियान में जाके थोड़ा सा लिख दिया, फिर HTML का कोड लिख दिया, फिर जाके बीच में PHP का कोड लिख दिया, आप इस तरह से करते हैं ना कि एक ही यस सर। पेज है उसके अंदर इस आपने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया PHP का और एंड कर दिया, फिर आपने HTML का यस कोड लिखा, CSS लिखा, जावा का स्क्रिप्ट आ गया वहां जावा, ये बीच में स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, इस वजह से इसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इस तरह से यानी कि लैंग्वेज है, तो वो फिर वो सारे स्क्रिप्ट अलग अलग होते हैं। PHP का स्क्रिप्ट सारे अलग हो जाएंगे, उसकी आउटपुट बनेगी, फिर वो आउटपुट मिलके आ जाएगी, फिर जावा स्क्रिप्ट की आउटपुट बनेगी, फिर सारी वो मिलके फिर HTML का जो आपका इंटरप्रेटर है उसको मिलेगी। तो इस तरह से जाके यानी कि बीच बीच में स्क्रिप्ट्स होते हैं, इस वजह से इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा है। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद आती है यहाँ पे कि अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हम जब सॉरी सर्वर साइड कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये चीज दी गई है, लाइन नजर आ रही है आपको? यस सर। ये यस जो सर। आपकी कोड की लाइन दी हुई है यहाँ पे, जी यस सर। सर। ये जो लाइन है कोड की यहाँ पे दी हुई है, ये हमने लास्ट टाइम जब एक छोटा सा कोड लिखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कि C# के अंदर या C++ के अंदर आप हेडर फाइल्स लिखते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं, इसी तरह से बच्चे ये माइक किसका है वो जरा ऑफ कर लें खुद ही। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे आप हेडर फाइल जिस तरह से इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे भी हम जो है कुछ लाइब्रेरीज जो है, कुछ क्लासेस जो है या नेम स्पेसिस जो हैं उनको जो है इंक्लूड कर रहे हैं। अब आपको क्लास का भी पता है क्या चीज होती है, नेम स्पेस का पता है सबको क्या चीज होती है जी? सर नेम पढ़ा था लेकिन जेहन में नहीं अभी। पढ़ा था, जहन में नहीं है, किसी को पता हो तो कोई बताएगी नेम स्पेस क्या होता है? सर वो नेम स्पेस एसटीडी जिससे हम वो ना इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरीज ऐड करते थे C++ में। नहीं नहीं, नहीं मतलब कि ये इस तरह से था नेम स्पेस के उसके अंदर हमारे पास चंद जो मतलब कि डेक्लेरेशन जो थी ना बार बार नहीं करनी पड़ती थी। मतलब आप नेम स्पेस एसटीडी ना डालें तो आपको पीछे भी बार बार जो ना सी आउट के अलावा साथ साथ एक और लाइन बार बार लिखनी पड़ती थी। वो मुझे क्योंकि C++ की काफी टाइम में मुझे सिंटैक्स पूरा याद नहीं है, तो हम जब नेम सिंटैक्स तो स्पेस ना लगाते थे जी जी तो उसके बाद हमें वो मतलब जो मतलब कि कुछ डेक्लेरेशन जो थी ना वो बार बार हमें दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो मैं भी बताता हूँ आपको। देखें नेम स्पेस जो है वो जो आप बता रहे हैं वो सिंटैक्स की हद तक बात आपकी ठीक है, असल कॉन्सेप्ट पीछे क्या है कि फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो उस पे 10 से 15 लोग जो है वो काम कर रहे हैं, हर एक को अपना अपना टास्क मिला हुआ है कि आपने कोडिंग कर रहे हैं, टास्क मिला हुआ है कि आपने इस मॉड्यूल पे या इस चीज पे काम करना है। अब वो हर बंदा अपनी मर्जी के क्लासेस बनाई जा रहा है, उसमें कोड कर रहा है, फंक्शन बना रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसकी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब बाद में उस कोड ने कंबाइन होना है। हुआ ये जब हमने कोड कंबाइन किया तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एरर आई। एरर क्या आई जी? एरर ये आई कि जी एक साहब ने जो क्लास का नाम रखा था दूसरे ने भी वही बाय चांस वही क्लास का नाम रख दिया, उसने जो फंक्शन के नेम रखे थे उसने भी फंक्शन के नेम उस तरह से रख दिए। अब यहाँ पे क्या करें? क्लासेस का नाम चेंज करें, फंक्शन का नाम चेंज करें, फिर फंक्शन पता नहीं कितनी जगह कॉल हुआ, कितनी जगह क्लासेस कॉल हुई को यूज किया, रेफर किया गया। तो होता ये है हम ये करें कि उस एक कोड को, एक मॉड्यूल के कोड को उठाएं, एक यानी कि आप कह लें कि एक प्रोग्रामर के कोड को उठाएं, उसको हम एक नेम स्पेस डिक्लेयर करेंगे, नेम स्पेस, उसके अंदर उसकी सारी क्लासेस रख देंगे।
अब क्या होगा, और दूसरा जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर 2 जिसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट, उसकी भी हम क्लासेस उठाएंगे उसको एक अलग नेम स्पेस में। यानी हम ये कहेंगे तमाम प्रोग्रामर अपनी अपनी क्लासेस अपनी एक नेम स्पेस क्रिएट करें, लेकिन नेम स्पेस का नेम हम खुद से बता देंगे उनको कि अगर आप नेटवर्क के मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं तो आपने अपनी नेम स्पेस का नाम नेटवर्क रखना है और उसके अंदर जितनी मर्जी क्लासेस बनाते जाएं। अब होगा क्या कि बेशक उन्होंने सेम नेम से क्लासेस बनाई हुई हैं, हम जस्ट नेम स्पेस डॉट, अगर एक बंदे ने नेटवर्क ही बनाई है तो हम लिखेंगे नेटवर्क का नाम, उसकी नेम स्पेस का नाम है नेटवर्क, तो हम लिखेंगे नेम स्पेस उसका नाम लिखें नेटवर्क डॉट आगे क्लास नेम आगे फंक्शन नेम। सही बात, इस तरह से जो है वो हम करते जाएंगे। तो उससे फिर क्या होगा, एक नेम स्पेस कॉन्फ्लिक्ट हो। जस्ट लाइक अगर आम एग्जांपल मैं समझाने के लिए आपको दूं कि अगर आप ने 2-3 लोग फाइलें बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और आपने वर्ड की फाइल बनाई है और वर्ड की फाइल 2 लोगों ने सेम नाम रख दिया, अब आपने कंबाइन करना, उनको एक फोल्डर में रखना, तो वो एक फोल्डर में जब लेके आएंगे तो वो नेम कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि इस नाम से तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसका तरीका क्या है कि आप 2 फोल्डर बनाएं जिन लोगों ने वो फाइलें बनाई हैं उनके नाम से, ठीक है, और उनके अंदर फाइलें रख दें। अगर उनकी सेम नेम भी है तो अब आप उसके पाथ जो है वो डिफरेंट होगा, पाथ तो डिफरेंट होगा ना। बेशक आपने डी ड्राइव के अंदर रखे हैं, लेकिन अब डी ड्राइव के अंदर आगे फर्दर 2 फोल्डर अलग अलग बनेंगे, फोल्डर ए और फोल्डर बी। जो फोल्डर ए के अंदर है बेशक फाइल अब वो सेम नेम हो जो फोल्डर बी के अंदर है, लेकिन जब आप उनको ओपन करेंगे तो वो वहां से पास से पता चल जाएगा कि ये वाली फाइल किसकी है, ये वाली फाइल किसकी है। तो इसी तरह से जो नेम स्पेस है उसमें भी यही है कि हम एक नेम स्पेस क्रिएट करते हैं। आप सी के अंदर जब प्रोग्राम लिखते थे वहां पे बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस लिखा हुआ आ जाता था और उसका नाम भी लिखा हुआ आ जाता था। तो वो क्या मतलब है कि वो बाय डिफॉल्ट बताता है कि आपकी ये नेम स्पेस है, आप इसमें काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो हम काम कर रहे हैं। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, दिस आर्टिकल रेफर टू द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी नेम स्पेस, ठीक है, क्लास लाइब्रेरी नेम स्पेस, यानी कि जहां पे हम क्लासेस की लाइब्रेरी है तो हम यहाँ कह रहे हैं नेम स्पेसिस बनी हुई है, उसके अंदर फिर आगे क्लासेस बनी हुई है, वो एक हमारी लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई डॉट एचटीएमएल कंट्रोल एचटीएमएल कंट्रोल्स, फिर उसके बाद डॉट एचटीएमएल कंट्रोल है। अब ये फर्क है, इसके अंदर यहाँ एस है, यहाँ पे एस नहीं है, यानी कि ये अब एक आपका पाथ बन गया पूरा। असल में तो हम एचटीएमएल कंट्रोल की जो है वो क्लास को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन नेम स्पेस ये आपकी बन गई है कि वो सिस्टम के अंदर वेब के अंदर ये जो है वो पड़ी हुई है क्लास, वहां पे हम ये क्लास है उसको हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी जो है वो वेब कंट्रोल है। अब वेब कंट्रोल जो है इसके अंदर हो सकता है मल्टीपल आगे मजीद क्लासेस हो, लेकिन हम वेब कंट्रोल को यूज कर रहे हैं। अब समझ आई बात, इसका मतलब क्या है, सिस्टम हमारी यानी कि जैसा कि जावा के अंदर मेन जो फाइल होती है जो सबसे टॉप पे होती है हायरार्की में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, वो ऑब्जेक्ट होती है। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं वो उससे इनहेरिटेड है, बेशक वो स्ट्रिंग की है क्लासेस, इंट की है, फ्लोट की है, और कोई क्लासेस हैं, वो सारी की सारी कहाँ से इनहेरिटेड है, ऑब्जेक्ट से। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो है वो सिस्टम से सारी स्टार्ट हो रही है। बच्चों समझ आ रही है बात की? यस सर। यस सर जी। उसके अंदर देखें, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो हमने बात करनी है सर्वर साइड कंट्रोल की। तो सर्वर साइड कंट्रोल में वो कह रहा है कि ASP.NET हैव 5 टाइप ऑफ वेब कंट्रोल्स। एक्चुअली 5 टाइप के कंट्रोल्स हैं वेब के, ये सिर्फ वेब की बात हो रही है हमारी। वेब के अंदर कितनी टाइप के कंट्रोल हैं? 5 टाइप के कंट्रोल। कंट्रोल मैंने किसको कहा जी? जी कंट्रोल मैंने किसको कहा है? सर कंट्रोल ये आप वेब की बता रहे हैं मुझे? कंट्रोल क्या लाइब्रेरी चीज जो है? नहीं, कंट्रोल मैंने किसको कहा कि कंट्रोल क्या चीज होती है? सर वो स्क्रिप्टिंग को कंट्रोल करना, मतलब वो जो नहीं उसकी नहीं नहीं होती है यार, नहीं, मैंने शुरू में बात बताई है कि कंट्रोल मैं किसको कह रहा हूँ, आप वो एक सुनिए। सर्वर साइड कंट्रोल होता है। हाँ कंट्रोल आप फिर कह रहे हैं, कंट्रोल किसको कह रहे हैं? सर कंट्रोल होता है जिसने मतलब रन करना होता है नहीं नहीं चीजों नहीं को। नहीं,
GCR आप बताएंगे? आप CR बात कर रहे थे? सर जी सर मैं ही बताऊंगा। नहीं, सर और ये कोई? नीचे लिखा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसको कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल्स आर स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ग्राफिकल यूजर। आपने डेफिनेशन बताई है लेकिन असल चीज मतलब कॉन्सेप्ट नहीं आपको पता चला। ज़ियाउल हक कौन है आप में से, वो बताए जी। बैठा है? आबिद हुसैन यस सर। जी, आप बताएं। कंट्रोल मैंने अभी बताया क्या होता है। सर कंट्रोल जो ना मेरे ख्याल से रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, जिनको हम सर प्रोग्राम वो में सबमिट का बटन वगैरह जो हम बनाते हैं, हाँ जी, वो जो दूसरे ये पेज में शिफ्ट कर जी देते हैं, वो चीज जी है। बिल्कुल जी, ये हाँ, आपके वेब पेज पे जितने बटन लगे होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लगे होते हैं, टेक्स्ट एरियाज लगे होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी होती है, इनको हम कंट्रोल कह रहे हैं। सही बात। अब आप प्लीज यस सर। लेक्चर को जरा गौर से सुने, ना समझ आए आप पूछें। मैं फिर यहाँ पे इस तरह से पूछ पूछ के सेशनल मार्क्स लगाना शुरू कर दूंगा अभी आपके पे, अगर गौर से नहीं सुनेंगे तो। तो असल में हम ये देखें, दोबारा मैंने बताए हैं कंट्रोल्स, ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे जाके वो कह रहा है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइप के जो है वो कंट्रोल्स हैं वेब के। यानी अगर ASP.NET के अंदर अगर आप एक वेब पेज डिजाइन करने जा रहे हैं तो आपके सामने 5 किस्म के कंट्रोल होंगे। आज हमने वैसे सर्वर कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, लेकिन उनके नाम यहाँ पे बता दिए गए हैं। HTML कंट्रोल्स, ठीक है। HTML कंट्रोल जैसे कि आपने HTML के वो टैग्स लिखते हैं, पैराग्राफ का टैग लिखते हैं, आप एंकर का टैग लिखते हैं, आप लिंक का टैग, हाइपर लिंक का जो है लगाने के लिए कोई टैग लिखते हैं, आप इमेज का टैग लिखते हैं, टेबल का टैग लिखते हैं, ये सारे के सारे आपके HTML कंट्रोल हैं। उसके बाद है HTML सर्वर कंट्रोल। देखिए अब फर्क क्या है, बिल्कुल वही फर्क है जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में फर्क है। तो आपकी जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ पे होती है? सर्वर पे। जी सर्वर सर्वर पे पे होती है सर। जी। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो उसकी सर्वर पे होती है, और जो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसकी क्लाइंट पे होती है। यस तो सर। जो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो आपके HTML कंट्रोल है जो हमें ऊपर पढ़ा है, ये आपकी इसकी एग्जीक्यूशन यानी इसका कोड जो है वो क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होगा, जबकि HTML सर्वर कंट्रोल जो है इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो आपकी सर्वर पे होगी। यानी आप बटन प्रेस करेंगे, अगर वो बटन HTML का होगा तो आपका ब्राउजर उसको हैंडल कर लेगा। अगर वो HTML सर्वर साइड कंट्रोल है तो ब्राउजर नहीं उसको हल करेगा, बल्कि ब्राउजर उसकी रिक्वेस्ट सर्वर पे भेज देगा कि जी मेरे पास जो पेज था उस पर क्लिक हुआ है। तो अब क्लिक हुआ है, सर्वर उसको कंट्रोल करेगा, सो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कि इस क्लिक बटन पे क्लिक होने से मैंने क्या करना है, इसके पीछे क्या कोडिंग हुई है। सही बात समझ आ गई यहाँ पे? यस सर। यस यस सर। ठीक है, यानी होंगे वो देखने में कंट्रोल HTML के और सर्वर कंट्रोल देखने में शक्ल के लिहाज से एक जैसे ही हैं, जैसे टेबल हो गया, पैराग्राफ हो गया, लेकिन इनमें से कुछ सर्वर साइड होंगे, कुछ क्लाइंट साइड। जो सर्वर साइड होंगे उनकी एग्जीक्यूशन सर्वर करेगा, जो क्लाइंट साइड जो सिंपल HTML कंट्रोल है उनकी एग्जीक्यूशन आपके ब्राउजर में होगी। फिर उसके बाद है ASP.NET सर्वर कंट्रोल। ये ASP ने प्रोवाइड किए हैं कुछ कंट्रोल जो सर हैं वो सर्वर साइड, लेकिन ASP ने प्रोवाइड किए, ASP टेक्नोलॉजी ने जो है वो प्रोवाइड की। इसी तरह ASP एजेक्स कंट्रोल है। एजेक्स कंट्रोल एक को देखें, वैसे तो एजेक्स जो है क्या टेक्नोलॉजी है, कोई आपने वेब पढ़ी है? एजेक्स क्या चीज होती है जी? अभी आप लोगों ने बताया था कि हमने एजेक्स पढ़ी है जी। मैं अभी पूछता हूँ, किससे पूछते हैं जी? उसामा नसीर। जी सर, वेब तो पढ़ी है लेकिन एजेक्स नहीं पढ़ी। नाम सुना है? नहीं सर, नाम भी नहीं सुना। अच्छा उसामा सर हमने नहीं नजीर। पढ़ी हुई है। अच्छा उसामा नजीर, उसामा नजीर बैठा है।
मोहम्मद असद। जी सर। जी बच्चे आप बताएं। सर वेब तो पढ़ी है लेकिन ये टॉपिक नहीं पढ़ा हमने इस अच्छा रिलेटेड कोई। अच्छा अच्छा चलें, जी आप सर। में से पूरी क्लास में से किसी को एजेक्स के बारे में पता हो? सर ये थोड़ा थोड़ा पता है कि ये हमारे पास मतलब कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को हैंडल करने के लिए होती है। मतलब ये समझ लें कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मतलब ये बस एक किस्म का हमारे पास कॉम्बिनेशन आया था। मतलब कि इसमें हम एक्सएमएल हम ये एक्चुअली टेक्निक इसमें है, रिक्वेस्ट एक वगैरह सेंड कर रहे होते हैं एक्सएमएल वगैरह की, ये कि मतलब टेक्निक इसमें है, टेक्निक इसके है। अंदर मतलब ये हम मतलब कि ना सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करें तो उसमें हमें डिफरेंट वो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि चले इसमें मैं इतना एजेक्स को जो है सही तरह से डिटेल में सर ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा और उसको आपको सिं- पढ़ाऊंगा भी मैं कि एजेक्स किस तरह से बनाते हैं। ठीक है ये एजेक्स का कोड। सिंक्रोनाइजेशन के लिए नहीं होते सर? सिंक्रोनाइजेशन क्यों करते हैं हम, किस रियल वजह से? टाइम वेब डिस्प्ले के लिए ना, मतलब कि मैं अपने वेबसाइट के ऊपर दिखा रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा था, इसलिए पूरा नहीं बोला कि मैंने क्लॉक का डाला कि मेरे पास यहाँ पे ना क्लॉक चलेगी। वो मैं ये काम तो मैं जावास्क्रिप्ट से भी कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो सर्वर से बार बार चीजें या कुछ नहीं, क्लॉक नहीं, मतलब कि यहाँ पे ना दिखाएगा कि कितने डाउनलोड्स हुए हैं। वो बार बार जो है ना सर्वर से रिक्वेस्ट भेजेगा और रियल टाइम ही आपको वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। या फिर इसके लिए हम फॉर एग्जांपल ये भी कर सकते हैं, चैट सिस्टम बिल्ड करना तो हम एजेक्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो रियल टाइम के ऊपर वो जो है मतलब ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एक्सएमएल की फॉर्म में बच्चे तो ये सर्वर देखे पे। ना, सुने ठीक है आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन आपने जैसे क्लॉक की एग्जांपल दी या आप नंबर ऑफ व्यूअर्स वो यूजर्स की एग्जांपल दे रहे हैं, बार बार जी चेंज सर। हो रहे हैं, लेकिन ये अगर हम एजेक्स ना यूज करें ये तो सारा काम हो जाता है, एजेक्स से पहले भी हो रहा था, एजेक्स क्यों यूज लेकिन सर करें? उसके लिए बार सर बार लेकिन रीलोड करना पड़ता है सर पेज को। रीलोड करना पड़ेगा ना, वो अगर हम मतलब कि वो यूज करेंगे, क्या नाम है हाँ जी PHP। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका एक पेज है। मैंने इसलिए रियल टाइम का वर्ड यूज किया था ना, कि उसी जी मैं दौरान आपको रीलोड यहाँ करना पे पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है आपकी बातें, मैं अपने उसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपके पास एक वेब पेज है, उसके कुछ कंटेंट्स आपने रिफ्रेश करने हैं, तो जो अगर एजेक्स ना यूज करें तो पूरा का पूरा जो वेब पेज है वो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, हर दफा आपको पूरा का पूरा पेज जो है वो रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एजेक्स यूज कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो वाला पार्ट जो है वो आप जिसने रिफ्रेश होना है उसको अपडेट करेंगे, बाकी आपका रिफ्रेश नहीं होगा। जस्ट लाइक कि आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे तो लेकिन उसके अंदर रिफ्रेश नहीं होता जिस तरह डेस्कटॉप है, तो आपको भी इस तरह से फील होगा कि आपका पेज बार बार रिफ्रेश नहीं हो रहा। होगा क्या कि आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है लेकिन उसका सिर्फ वो वाला पार्ट रिफ्रेश हो रहा होगा जो कि आपका जिसको आपने चेंज करना है। जी ये आसिम काशान आसिम जी, आपने कोई क्वेश्चन है आपका? सर मैं ही बोल रहा थी, मेरा पहले का रेज ठीक हैंड है हुआ, मैं भूल गया था चलें लोड करना। चलें जी ठीक हो गया। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी सर HTML हमने पढ़ा क्लाइंट साइड की लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पर ये HTML सर्वर कंट्रोल, तो ये हाँ जी सर्वर पे क्यों रिक्वेस्ट भेजती है HTML? सर्वर के लिए तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो मैं HTML वही क्यों कह यूज रहा हूँ कर ना, रहे हैं? हमने ASP यहाँ पे उन्होंने कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई है कि आप HTML का कोड लिखते हैं, वहां पे अगर आपने कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी हो तो जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है और आप जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करना चाह रहे, आप सर्वर साइड पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप बटन यूज करना चाह रहे हैं, बटन तो पहले HTML के होते थे, तो उन्होंने कहा कि हम बटन ऐसे बनाते हैं जिनके पीछे आप C# की कोडिंग कर सकते हैं बजाय इसके जावास्क्रिप्ट की। इस वजह से उन्होंने इस तरह के कंट्रोल मुतारफ करवाए हैं। होंगे वो HTML का कोड कंट्रोल, उसका जो सारा स्ट्रक्चर HTML का होगा, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन होगी उनकी वो सर्वर साइड पे होगी। ठीक है अच्छा जी आगे हम चलते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर ये जो एजेक्स आप बता रहे थे, इसमें अगर हम एजेक्स यूज ना करें तो इसमें हमें पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है। सर जैसे हम फॉर एग्जांपल ये फूड पांडा की ऐप यूज करते हैं, तो उसमें जो लोकेशन आ रही होती है वो हमें बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है,
तो तब हमें वो जो करंट टाइम पे जो लोकेशन होती है वो हमें नजर आती है। फॉर एग्जांपल 5 मिनट पहले अगर हमने रिफ्रेश किया है तो वो जहाँ पे वो राइडर है वहां पे आके स्टॉप हो जाता है। फिर हमें जब नेक्स्ट टाइम जब रिफ्रेश करेंगे तब हमें करंट लोकेशन आती है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए एजेक्स है सर। मतलब मैं आपको बताता हूँ, फूड पांडा की ऐप तो मैंने नहीं चलाई है, असल में है भी वो फूड पांडा की ऐप होगी, वो आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन की वेब पेजेस के लिए होता है कि आपने बार बार रिफ्रेश करना है, बार बार रिफ्रेश करना है। तो मतलब कुछ पार्ट, उसका कुछ पार्ट आपने रिफ्रेश करना है। एक पूरा पेज है, उस पे 10 टेक्स्ट बॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो जो 10 टेक्स्ट बॉक्स लगे हुए हैं उनमें से एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। तो वो ऑटोमेटिक जो वैल्यू चेंज होनी है, बेशक आप कोई रिफ्रेश का बटन दबाएं ना दबाएं, कोई एक्टिविटी करें ना करें, तो उसके लिए आप रिफ्रेश करेंगे, यानी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, वहां से वैल्यू आएगी, फिर जाके आपकी वो वैल्यू अपडेट होगी। तो उसके लिए फिर हम उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रेश करते हैं, कुछ पार्ट को रिफ्रेश कराने के लिए फिर हम एजेक्स यूज करते हैं। अब मुझे वो सर ये पांडा देखो पांडा वाली जो ऐप है उसका नहीं पता उसके अंदर क्या मसला है। वैसे तो वो पांडा की ऐप के अंदर प्रॉब्लम है। अगर आप गूगल का ये जो आप यूज करते हैं गूगल मैप, उसके अंदर आप डायरेक्शन सेट कर देते हैं, आप चलते रहते हैं, वो खुद ब खुद अपडेट होती रहती है आपकी लोकेशन, वो साथ साथ शो कर होता है। आप अब यहाँ पहुंच गया, मूव कर गया, आपको कभी भी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। वो तो जी सर पांडा ऐप के अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि वो रिफ्रेश नहीं सर करता। सर ये अक्सर ऐसे भी होता है जब इंटरनेट आपका स्लो हो ना, तब भी आपको रिफ्रेश करें फिर करंट लोकेशन आती है, वरना नहीं आती। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि करंट लोकेशन आ रही होती है, लाइव आ रही होती है जी कि वो किस तरफ पहुंची है अभी तक। ठीक है जी, एजेक्स इनका को हम इंटरनेट फिर स्लो हुआ दोबारा से जो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे अभी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हमारे ये 5 टाइप के कंट्रोल हैं। तो एएसपी के जो कंट्रोल हैं, एएसपी डॉट सर्वर कंट्रोल हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जो उसके कुछ प्राइमरी कंट्रोल्स हैं, वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं उसके अंदर। ये अब कौन से हैं वैलिडेशन कंट्रोल? ये सर्वर साइड कंट्रोल हैं, आपके एएसपी के सर्वर कंट्रोल हैं। डाटा सोर्स कंट्रोल, डाटा व्यू कंट्रोल, पर्सनलाइजेशन कंट्रोल और लॉग इन एंड सिक्योरिटी कंट्रोल, मास्टर पेज, ये आपके कंट्रोल हैं। हम इनको पढ़ेंगे अब कि वैलिडेशन कंट्रोल क्या होता है। जैसे कि आप इनपुट वैलिडेशन के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं, यहाँ पे हम इनपुट वैलिडेशन के लिए हम सर्वर कंट्रोल को जो है वो यूज कर लेंगे, ठीक है। डाटा सोर्स कंट्रोल के लिए भी यही इस तरह से जो डेटाबेस से डाटा उठा के हमने व्यू करवाना होता है, उसके लिए ये चीजें। बच्चों आप लोग जल्दी आया करें, कोशिश किया करें भाई। उसके बाद है नेविगेशन कंट्रोल। ये जिस तरह से वही आपका नेविगेशन कंट्रोल, यहाँ पे उसका मतलब है मेन्यू वगैरह जो है वो आप यूज करते हैं, एक जगह से वेबसाइट की एक लोकेशन से दूसरी जगह मूव करते हैं। और उसके बाद रीच कंट्रोल्स है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। उन एग्जांपल से पहले मैं आपको ये कोड दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपका ASP.NET का जो है वो सर्वर कंट्रोल की एक एग्जांपल है। उसके अंदर किस तरह से लिखते हैं, जैसे HTML का आप टैग स्टार्ट करते हैं उस तरह से। उसके बाद आप ASP लिखते हैं, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद कंट्रोल टाइप, यहाँ पे कंट्रोल की टाइप लिखते हैं, जो भी होगा, टेक्स्ट बॉक्स है, कौन सा कंट्रोल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। या ASP से पता चल रहा है कि ये ASP का कंट्रोल है, ठीक। उसके बाद ID, मतलब जैसे आप उसकी कोई नाम देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख दिया, वो आप यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद ये देखें, ये जो पैरामीटर है इससे ये सर्वर साइड कंट्रोल बन रहा है, रन एट सर्वर। ये पैरामीटर ऐसा पैरामीटर है जिस कंट्रोल के साथ आप ये लगा दें वो सर्वर साइड कंट्रोल बन जाता है, यानी उसकी एग्जीक्यूशन सर्वर साइड पे होगी। उसके बाद फिर उसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। आपने मतलब उसका कलर सेट करना है, उसके साइज सेट करना है, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो रही है। इस तरह से उस कंट्रोल यहाँ से ये क्लोज हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब हम मैं फिर दोबारा से चलता हूँ विजुअल स्टूडियो की तरफ, ठीक है। अब विजुअल स्टूडियो पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे देखें हम हमने लास्ट टाइम सिस्टम जरा स्लो हो गया, क्या चक्कर है।
जी लास्ट टाइम मैंने आपको ये पहली लाइन बताई थी ना, ये क्या चीज होती है? सर आपने सिर्फ वो हेलो वाला लाइन तक कराया था, उसके बाद लेक्चर बंद हो गया था। नहीं, हेलो वाला तो दिखाया था, उसके अंदर ये मैंने अच्छा चले मैं दोबारा से जरा ये बता देता हूँ। ये देखें हमने क्या किया है, हमारा मैंने विजुअल स्टूडियो स्टार्ट किया, वो तो समझ आ गया था ना कि कैसे आपने कोई पहले से एक वेबसाइट बनाना शुरू करनी है। यस सर, यस सर, वो चीज यस करवाई सर। थी। किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक मुझे बता दे, जो लास्ट हमने ये जो प्रैक्टिकल छोटा सा एक किया था। नो सर, नो सर, ये माय फर्स्ट क्लियर है। कोड तक किया था, बाकी नीचे जो कोई बटन नो क्लिक वाला फंक्शन था ना, ये नहीं। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा जी, किसी को हो तो बता दीजिए अभी, फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं है। चले मैं थोड़ा सा उसको रिव्यू भी कर देता हूँ। देखिए हमने लास्ट टाइम जो है वो एक वेब का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया था। जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट का वेब स्टार्ट किया तो उसके अंदर एक सिर्फ फाइल आई थी web.config के नाम से, मैंने आप लोगों को बताया था। ये web.config के नाम से जो फाइल आई थी ये XML फाइल होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर देते हैं web.config के अंदर। तो ये हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन किस किस्म की हम करते हैं, यानी कि डेटाबेस की आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, या और कोई वेब की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम यहाँ पे लिख सकेंगे। तो अभी हम इसमें हमने कुछ काम नहीं किया, ये कोड एज इट इज इस तरह से लिखा हुआ हमारे सामने आ गया था। उसके बाद जो है वो हमने एक राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऐड न्यू करके हमने एक वेब पेज जो है वो ऐड किया था। जैसे ही मैंने वेब पेज ऐड किया तो हमारे पास दो फाइलें ऐड हो गई थी। एक मैंने एक ऐड किया था लेकिन फाइलें दो ऐड होती हैं। क्यों? इसके अंदर एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हमने HTML की कोडिंग लिखनी होती है, और दूसरी फाइल जो है वो होती है जिसके अंदर हमने C# की कोडिंग लिखनी होती है। जो हमारी HTML की कोडिंग लिखनी होती है जिस फाइल के अंदर, उसकी एक्सटेंशन ASPX होती है, और जिसके अंदर हमने C# की कोडिंग लिखनी होती है उसकी है default.aspx.cs। CS स्टैंड फॉर C# लैंग्वेज, यानी C# का कोड हम इसके अंदर लिखेंगे। मैं पहले आपको ASPX फाइल जो है वो उसका देखते हैं कि उसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है। सर ASPX स्टैटिक भी लिखेंगे साथ डिफॉल्ट में, वो HTML के साथ जो है? नहीं सर स्टैटिक आपने तो लिखा नहीं। बना नहीं, वो सेव ऊपर करने है। वाली नहीं, इसलिए है। नहीं सेव करने का है नहीं, वो वो सेव ना हुई हो, वो स्टैटिक इसलिए आ रहा होता है बच्चे कि ये फाइल सेव है नहीं है। यहाँ पे ये देखिए ये अच्छा, वाला स्टैटिक आप कह रहे हैं, नहीं ये यस स्टैटिक यस शो सर। कर रहा है कि अभी आपने फाइल को लास्ट अपडेट जो आपने किए हैं वो भी सेव नहीं है, इसका ये मतलब है। ओके सर, ओके सर। सही है। अच्छा तो ASPX लिखा, इसके ऊपर जो है यहाँ पे देखें जैसे स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं C# का, यहाँ पे भी उसने ये %साइन लिख के यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो आपकी फाइल है ASPX की, इसके साथ जो फाइल अटैच है वो उसके अंदर C# लैंग्वेज लिखी हुई, और उस फाइल का नाम ये है। ये देखें ये वही फाइल है जो ये लिखी हुई है, यानी कि ये वाली जो फाइल है default.aspx, इसके साथ जो फाइल अटैच है वो C# की फाइल अटैच है। सही है, वो C# की फाइल के साथ ये चीज अटैच है, यानी हम जो भी यहाँ पे कोडिंग लिखना चाह रहे हैं जो सर्वर साइड है वो आप CS फाइल के अंदर लिख सकते हैं। ये वाली फाइल है उसके अंदर लिखेंगे। और अभी बच्चे ये टाइम खत्म हो रहा है, अगर बंद होगा तो दोबारा प्लीज जल्दी आ जाइएगा। उसके बाद वही उसी तरह से HTML का ये टैग है, यहाँ पे डॉक टाइप क्या चीज है, और यहाँ पे ये एक URL लिखा हुआ है, ये w3.org का, यानी कि आपका जो HTML का जो स्टैंडर्ड